नमस्कार। हेलो डॉक्टर लाइव कार्यक्रम की इस कड़ी में आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से अभिनंदन है। प्रिय दर्शकों, आज इस कार्यक्रम के माध्यम से हम चर्चा करेंगे बवासीर यानी पाइल्स या हेमोरॉइड्स के बारे में। इसी विषय पर चर्चा और उसके समाधान को लेकर आज हमारे बीच सादर आमंत्रित हुए हैं इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान महाविद्यालय एवं चिकित्सालय के सर्जरी विभाग में बतौर विभागाध्यक्ष पद पर कार्यरत प्रोफेसर यूके चंदेल जी। डॉक्टर चंदेल जी, बहुत बहुत स्वागत है आज इस कार्यक्रम में। हम चाहते हैं कि जितनी भी बीमारियां हैं इससे भी स्वतंत्र होना बहुत ही आवश्यक बन जाता है। और अगर बात करें पाइल्स की, आज का बहुत ही महत्वपूर्ण जो हमारा विषय है बवासीर का, अक्सर बहुत भ्रांतियां इससे जुड़ी हुई हैं। तो इसके बारे में आपसे जानते हैं कि ये बवासीर किस तरह की बीमारी है। डॉक्टर बिमल, सबसे पहले तो आपको और सभी श्रोतागणों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज इस अवसर पर आपने जो विषय चर्चा के लिए चुना है बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैं कहूँगा कि बवासीर हमारे पब्लिक में काफ़ी कॉमन है। वेरियस उसके ग्रेड्स हैं, लेकिन यह समस्या काफ़ी कॉमन है। और दुख की बात यह है कि लज्जावश लोग इसके निदान के लिए सही समय पर नहीं आते हैं। और दूसरा यही मैं ये कहना चाहता हूँ कि गुदा संबंधी जितने भी लक्षण हैं, बहुत सारे लोग सभी लक्षणों को एक ही बीमारी पे फोकस कर देते हैं कि बवासीर, हालांकि वो लक्षण कॉमन होते हैं और वो किसी और गंभीर बीमारी का भी स्वरूप हो सकते हैं। जी, सूचक हो सकते हैं। बवासीर जब भी बात करते हैं तो अक्सर लोग ये बोलते हैं कि वो बवासीर से ग्रसित है और वो कुछ एक घरेलू उपचार कर रहे हैं या कुछ एक और जो पद्धतियों का सहारा है काफ़ी अच्छा है। काफ़ी कोई भी पद्धति अगर इसका इलाज करती है तो उसका इलाज बिल्कुल ठीक रहता है। पर बात यहाँ पे आकर रुकती है कि कई बार जैसे आप बता रहे हैं कि बवासीर जैसी लक्षणों को कई और बीमारियों के साथ भी हम उसको उलझा देते हैं, और जब वो घातक रूप धारण करती है तो फिर वो अक्सर पता लगता है कि ये बीमारी उग्र रूप धारण कर चुकी है। और ये भी देखा गया है कि कई बार गुर्दे से संबंधित जो दिखते हैं वो मैलिग्नेंसी, जिसको आप बोलते हैं कैंसर गुर्दे का, वो भी बहुत रेयर स्टेज में, बड़े एडवांस स्टेज में लोग जो हॉस्पिटल आते हैं तब इलाज करना नामुमकिन सा महसूस हो जाता है। अगर हम बात करें बवासीर में, जैसे आपने बताया कि खून आना, उसके कारणों के बारे में भी जानना ज़रूरी है। अक्सर अगर हम बवासीर की टाइप्स के बारे में बात करें कि किस किस तरह की बवासीर होती हैं। डॉक्टर बिमल, जैसे पहले बोला कि जो भी लक्षण होते हैं गुदा संबंधी, जिनमें सामान्य खून आना, शौच के बाद ताज़ा खून आना, ब्राइट रेड कलर का खून आना, या बूंद बूंद करके आना, या कई बार शौच के साथ मिक्स होके खून आना, एक तो जब भी शौच के साथ खून आए हम इसको गंभीर लक्षण मानते हैं। और किसी को भी स्वतः ही ये नहीं समझना चाहिए कि ये बवासीर है और उसके घरेलू छोटे उपचार स्वयं करते रहें। इस विषय में मैं सबसे पहले ये चाहूँगा कि उसका मेडिकल एग्जामिनेशन, जिसको हम बोलते हैं कि रेक्टल एग्जामिनेशन, बहुत ज़रूरी है, जिसमें हम ये सुनिश्चित करते हैं कि क्या ये खूनी बवासीर है या किसी और बीमारी का लक्षण है। जैसे आपने पूछा बवासीर की टाइप, तो ज़्यादातर तो पेनलेस ब्लीडिंग, जिसमें दर्द नहीं होता है, ताज़ा खून शौच के बाद मरीज़ को आता है और वो घबरा जाता है, तो वो इसको हम खूनी बवासीर बोलते हैं। या कई बार जो है वो शौच के बाद, उसको कई लोग बादी भी बोलते हैं या मस्से वाली बोलते हैं, उसमें मरीज को शौच के साथ जो है वो अंदर से उसके गांठें जैसी या मोक्के जैसे आते हैं और शुरू में वो अपने आप ही, जैसे ही शौच के बाद वो नीचे गुदा की सफाई करते हैं तो उसके साथ स्वतः ही चले जाते हैं, या कुछ समय बाद वो उसको धीरे से खुद उंगली से अंदर कर लेते हैं और ठीक रहते हैं। या कई बार गंभीर जब
ये रूप धारण कर लेता है तो उसको हम स्टेज 4 उसकी बोल देते हैं, प्रोसीडेंसिया, कि वो परमानेंटली बाहर आ जाते हैं, तब तो मरीज को नेचुरली उसके लिए आना ही पड़ता है। तो काफ़ी लंबे समय से ये बीमारी है जो आदमी के अंदर उत्पन्न होती है, उसके छुटपुट लक्षण शुरुआती दौर में आते हैं और बाद में जब ये गंभीर रूप धारण करती है फिर आप हॉस्पिटल का रास्ता पकड़ते हैं। तो क्यों ना आप प्राथमिक इनिशियल स्टेज पे ही जागरूक रहें, समझदार बने, और जिस तरह से आप कह रहे हैं कि ये जो हमारी गुदा जो है, हमारा जो शौच की प्रक्रिया है, उसके बाद की जो देखभाल है और साफ सफाई है बहुत महत्वपूर्ण बन जाती है। अक्सर लोग इस चीज़ को भी आजकल नहीं समझ पा रहे हैं, क्योंकि अक्सर आपने देखा है कि जितना भी डेवलपिंग और डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं वहाँ समय नहीं है। आप शौच भी जो जाते हैं, कई अपने शौच को रोक लेते हैं, उसमें भी अनियमितताएं बरतते हैं क्योंकि समय का अभाव है, तो शायद टॉयलेट को रोक लेते हैं। कई बार अक्सर देखा है कि सुबह के दौरान कई लोग पानी का सेवन करते हैं, कई धूम्रपान का सेवन करते हैं शौच त्यागने के लिए, और कईयों में अक्सर ये भी देखा गया कि शौच के दौरान या तो मोबाइल का सहारा लेते हैं या न्यूज़पेपर, आजकल जो हमारी इंग्लिश सीट्स हैं तो वहाँ पे न्यूज़पेपर का सहारा लेकर न्यूज़ भी पढ़ते हैं और साथ में शौच भी करते हैं। तो क्या इस तरह की जो ये प्रक्रियाएं हैं इसमें संलिप्त होना फायदेमंद हो सकता है, या इसका भी नुकसान या दुष्प्रभाव शरीर पे डायरेक्टली इनडायरेक्टली हो सकता है? डॉक्टर बिमल, आपने बहुत अहम ये बात कही है। हम यूं कहें कि बवासीर का सही मायने में कारणों का पता नहीं है, लेकिन ऐसा पाया गया है कि जो हमारी इससे फॉल्टी बाउल हैबिट्स हैं जिनका भी आपने अभी जिक्र किया, जी। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो हमारी कब्ज एक ऐसा मुख्य कारण है जो कि इस बीमारी का, बवासीर के लिए सभी हमारे मेडिकल उसमें माना जाता है कि कॉन्स्टिपेशन, ऐसा हमारी जो संरचना है गुदा नाली की, उसमें जो संरचना में ये हेमरॉयड या एनल क्वेश्चन जिसको हम बोलते हैं नॉर्मली हैं, सभी लोगों में हैं, और ये हमारी संरचना का नॉर्मल हिस्सा है। अब दिक्कत कहाँ आती है, जब ये जो गुदा नाली की संरचना में जो एनल क्वेश्चन है, जब ये एबनॉर्मल हो जाते हैं, इनमें विकृति आ जाती है, और विकृति का मुख्य कारण कब्जी होना, फॉल्टी हैबिट्स, डायरिया हो जाना है, या अबनॉर्मल स्ट्रेनिंग जब हम करते हैं, या प्रेगनेंसी के दौरान जब इन पे अनड्यू प्रेशर पड़ के एंगोज हो जाते हैं ये एनल क्वेश्चन, तो ही ये विकृति का रूप ले लेते हैं। मैं ये कह रहा था कि जो नॉर्मल क्वेश्चन हैं, अंदर हमारे खून की संरचनाएं ऐसी हैं जो कि ये मुख्यतः 3 भागों में, बाईं तरफ 1 और दाईं तरफ को 2, इनको हम मेडिकल वर्ड में 3, 7, 11 ओ क्लॉक पोजीशन पे हम इनको नॉर्मली डिस्क्राइब करते हैं। और जब ये किसी भी कारणवश, जैसे मैंने कहा कि कब्जी या क्रोनिक डायरिया या कोई और कंडीशन जिनमें लाइक वेट लिफ्टिंग या प्रेगनेंसी की कंडीशन में, जब ये एनल क्वेश्चन एंगोज्ड हो जाते हैं, नीचे को एंगोज होके ये इनके ऊपर की जो लेयर होती है वो फट जाती है, या ये नीचे स्लाइड होके एंगोज हो जाते हैं, तब ये बीमारी बवासीर का रूप, सही मायने में बवासीर का रूप लेती है। जब सिर्फ ऊपर की लेयर निकल जाती है, उसमें हम बोलते हैं कि उसमें अल्सर हो गया और स्लफ अप हो गया म्यूकोजल लेयर, तो उसके नीचे खून की नलियां हैं, वो फट के जो है खून का रूप देती हैं। अगर वो ये एनल क्वेश्चन नीचे को स्लाइड हो जाए तो उसको हम मोके या प्रोलैप्स्ड हेमरॉयड बोलते हैं, जो दूसरी टाइप आ गई। अब ये डिपेंड करता है, जैसे मैंने पहले ही कहा, कि प्रोलैप्स की डिग्री कितनी है। अब इसी में एक और प्रकार हम इसको कहें कि ये इंटरनल हेमरॉयड का है, जो कि हमारे गुदा की संरचना ऐसी है कि इसका जो बिल्कुल बाहर का भाग है वो अंदर वाले गुदा के भाग से थोड़ा डिफरेंट है, क्योंकि जो लोअर एनल कैनाल उसमें
वेस्कुलरिटी, खून का प्रभाव काफ़ी कम है, लेकिन वो उसमें नर्व्स बहुत हैं, उसमें हमारे चेतना, पेन वाले फाइबर बहुत ज़्यादा होते हैं। तो अगर गुदा के निचले वाले हिस्से में हेमरॉयड हो, उसको एक्सटर्नल हेमरॉयड बोलते हैं, जो कि ज़्यादातर डिस्कम्फर्ट ही करती हैं, या लोकल नीचे गुदा के उसमें प्रॉब्लम आ सकती है उसकी क्लीनिंग के लिए। लेकिन ऊपर वाली हेमरॉयड, जिनको हम इंटरनल हेमरॉयड्स बोलते हैं, वो ब्लीड कर सकते हैं या स्लाइड करके प्रोलैप्स कर सकते हैं। जहाँ तक मैं एक्सटर्नल हेमरॉयड की और बात करूँ, सामान्यतः ज़्यादा लक्षण नहीं करती हैं, हल्का डिस्कम्फर्ट है, लेकिन अगर इनकी खून की नलियाँ प्रेस हो जाएं और एंगोज हो जाएं और वो सीवियर पेन का फॉर्म ले सकती हैं, उसको हम मेडिकल टर्म में थ्रोम्बोज्ड एक्सटर्नल हेमरॉयड, बाह्य जो कि जिनमें थ्रोम्बोसिस हो गया है, खून का प्रवाह जो है रुक गया है और वो पेनफुल होंगी, उनमें बहुत पेन होती है, तो उसका ट्रीटमेंट अलग होता है। और अदरवाइज सामान्यतः एक्सटर्नल हेमरॉयड, बाह्य बवासीर का इलाज की ज़रूरत नहीं पड़ती है, लेकिन जब कॉम्प्लिकेशन है तभी है। तो चलिए, आज आप बहुत महत्वपूर्ण जानकारी से हमें अवगत करवाया कि ये जो गुदा से संबंधित प्रॉब्लम्स हैं, जैसे बवासीर, पाइल्स या हेमरॉइड के नाम से जो जानी जाती है, अक्सर लोग इसमें कन्फ्यूजन में रहते हैं और अक्सर लोग भ्रमित होकर किसी और बीमारियों से भी कन्फ्यूजन करके वो पाइल्स का ही इलाज खुद खुद कराते हैं, जो कि एक घातक सिद्ध हो सकता है। तो शुरुआती दौर पे अगर इस तरह का कोई भी लक्षण, जैसे आपने बताया कि गुदा के रास्ते से खून का प्रभाव या रसाव किसी भी रूप में अगर हो रहा है, तो एक डॉक्टरी परामर्श लेना अति आवश्यक बन जाता है। साथ में आपने जैसे बताया कि जो मोटापे से ग्रसित है, जिनका प्रोलॉन्ग स्टैंडिंग है, जो भी हमारे गार्ड्स हैं या पुलिसकर्मी हैं या कोई भी जो बड़ी लंबी सफ़र में कॉन्स्टिपेशन, तो वो कॉन्स्टिपेशन का शिकार हो सकते हैं और साथ में जो रचना आप बता रहे हैं वो प्रभावित हो सकती है। तो आपसे ये भी जानेंगे कि उसी व्यवसाय में अगर अपने आप को इस घातक बीमारी से भविष्य में बचाना है, तो किस तरह का आपका खान पान, किस तरह का लाइफस्टाइल होना चाहिए, और क्या वो प्रतिक्रियाएं हैं, क्या वो एक्सरसाइजेज हैं, या क्या वो और चीज़ें हैं, वो भी आपसे जानेंगे। अभी एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ ये भी बन जाती है, जिस तरह से आपने बताया कि प्रेशर, इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर, जैसे प्रेगनेंसी में बताया, मोटापे में बताया, लॉन्ग स्टैंडिंग में बताया, अक्सर जो हमारे लोग पहले के, हमारे जो पूर्वज या हम ग्रामीण क्षेत्रों में जब इंग्लिश सीट्स नहीं होती थी, कम्बोर्ड्स नहीं होते थे, तो हम जो वेस्टर्न की बजाय जो हम दूसरी सीट्स यूज़ करते थे नीचे बैठकर, तो आपका ये शोध का मानना भी और आपका भी अनुभव है कि उससे जो ये पाइल्स है और साथ में जो दूसरी उसकी कॉम्प्लिकेशन है वो कम होती हैं। तो उसका क्या प्रमाण है आपके पास? बिमल जी, बवासीर के लिए मुख्यतः जैसे मैंने कहा कि हमारी जीवन शैली में बदलाव, और जीवन शैली आजकल ऐसी हो गई है कि मानसिक तनाव ज़्यादा है, हमारा खान पान जो है वो बदल गया है, जी। हमारा जो खान पान बदल गया है, हमारा जो सामान्य जीवन में जिसको बोलते हैं नाइट लाइफ जैसे हो गया, लेट नाइट या पूरी नींद नहीं लेना हो गया है। तो हमारे खाने में ऐसी चीज़ें आ चुकी हैं, पिज़्ज़ा कल्चर आ गया है, दूसरा आ गया है। तो हमारे जो पारंपरिक उसमें जो आपने कहा, उसमें पहले तो जीवन शैली, हमें अपना जो व्यायाम है उचित व्यायाम करें, हम खाने उसमें नियमितता रखें, हम उचित मात्रा में पानी लें, फाइबर, क्योंकि इसमें शोध में ये देखा गया है कि मेनली इसका कारण जो है वो कब्जी जो है वो कॉन्स्टिपेशन, तो उसके लिए हम आहार में अपना अनाज, जैसे आजकल मैदे वाली चीज़ें बहुत हो गई हैं, तो वो स्वाभाविक है वो कब्जी ज़्यादा करती हैं। तो हमें हरी पत्तेदार सब्जियां खानी चाहिए, ताज़े फल खाने चाहिए, वो हमारे स्वास्थ्य के लिए वैसे भी काफ़ी लाभदायक है। और जब हम इस किस्म का आचार व्यवहार करेंगे, और हाँ,
हमें भरपूर मात्रा में नींद भी लेनी चाहिए, क्योंकि पाया गया है कि जब हमारी नींद पूरी नहीं होगी तो हमारी जो शौच प्रक्रिया है ये भी हमारी अल्टर्ड बाउल हैबिट्स में हम चले जाते हैं। आजकल आपने देखा होगा, इवन पत्रकार हैं लेट नाइट तक रहते हैं, स्मोकिंग ज़्यादा करते हैं, पूरी नींद नहीं ले रहे हैं या कोई ड्रग्स लेते हैं, तो वो सारे मुख्यतः सारी चीज़ें जो हैं वो कारण कब्जी का बनते हैं और हमारी एक मल त्यागने की जो प्रक्रिया हो रेगुलेट नहीं हो पाती है, और वही मुझे लगता है कि मुख्यतः कारण जो है। तो अपने लाइफस्टाइल को ठीक रखें तो जो ये फिजियोलॉजिकल पाइल्स जो कॉन्स्टिपेशन के रूप में आपको पाइल्स की कॉम्प्लिकेशन के रूप में उभरती है, इससे आप अपने आप को बचा सकते हैं। तो चलिए अब उपचार की बात भी आपसे जानेंगे कि अगर किसी को पाइल्स हो जाए, आपने बताया ग्रेड्स हैं उसके, इंटरनल और एक्सटर्नल बताया, तो वो अपने आप को किस तरह से शुरुआती दौर में ट्रीटमेंट है और क्या इसका आपके पास विकल्प है? इसमें सबसे पहले तो डॉक्टर बिमल मैं एक बात कहना चाहूँगा कि जब भी गुदासबंदी ये ब्लीडिंग हो या खुजली हो, लालगी हो या दर्द हो गुदा के आसपास, तो सबसे पहले ये महत्वपूर्ण है कि उसको अपने आप ही कोई सिम्टम समझ के या बवासीर समझ के घरेलू उपचार पे ना जाएं, बल्कि डॉक्टरी परामर्श जो है वो लेके ही उसका आगे बढ़े। क्योंकि जैसे मैंने अभी कहा कि ये किसी गंभीर बीमारी का और किसी बीमारी का जिसमें इवन कैंसर, वो ब्लीडिंग पर रेक्टम कैन बी ए सिम्टम ऑफ अंडरलाइंग मैलिग्नेंसी। इवन गुदा के आसपास खारिश होना, खुजली होना, वो इवन कैंसर में कोलाइड कार्सिनोमा ऑफ द रेक्टम दैट कैन बी ए सिम्टम। तो इसमें सबसे पहले वो डॉक्टरी सलाह ले, परामर्श ले, उसमें हम उसको एग्जामिन करते हैं और तभी उसका आगे की चीज़, जब हम इसमें अपने को इंश्योर कर लेते हैं कि ये पाइल्स ही हैं या किसी लक्षण जो है किसी और बीमारी का तो ना है। और सामान्यतः अगर ये बवासीर है जो कि इंटरनल हेमरॉयड या एक्सटर्नल हेमरॉयड था, सामान्यतः बहुत सारे केसेस में ये हमारे मेडिकल मैनेजमेंट और वी कॉल इट कंजर्वेटिव मैनेजमेंट से, जिसमें कोई ज़्यादा हमें कोई दवाइयों की ज़रूरत नहीं पड़ती है या सामान्य दवाइयों की ज़रूरत पड़ती है। सबसे पहले तो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन ही है, जैसे हमने बताया कि अपना ठीक से व्यायाम करें, ठीक उचित मात्रा में पानी लें, पूरी निंद्रा लें, अपने आहार जो है जैसे हमने बताया जिसमें ठीक फाइबर हो, ताज़े फल हों, तो वो, या फिर हम कुछ डॉक्टरी परामर्श में कई बार हम स्टूल सॉफ्टनर, स्टूल रेगुलर, या हमारे घरेलू उपचार में कई लोग इस गोल जो है वो अपने आप सामान्यतः किसी भी दुकान पे इस गोल लेके और रात को पानी के साथ ले लेते हैं, तो उससे बबल रेगुलेट होता है, बहुत सारा हो जाता है। या ये ब्लीडिंग जब है तो हम कई बार इसमें कुछ मेडिसिन्स भी देते हैं, जिसमें डिपेंड करता है कि शुरुआती है, थोड़ी है, तो या इसमें हम अब कई किस्म की चीज़ें हैं जो कि हम थोड़े से शुरू करते हैं। बहुत सारी चीज़ें कंजर्वेटिव से अपने आप ही ठीक हो जाती हैं, या कई बार हमें उसमें मिनिमल हल्का सा ऑफिस प्रोसीजर करके छोटी सी है, जैसे कि ब्लीडिंग हो रही है तो उन वेसल्स को हम एक बार इंजेक्शन लगा के, उसको इंजेक्शन स्क्लेरोथेरेपी बोलते हैं। या कई बार ब्लीडिंग भी है और थोड़ा प्रोलैप्स भी है, तो एक रबर बैंड लाइगेशन टाइप का, जो कि छोटा सा प्रोसीजर है, इसमें किसी हमें एडमिशन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जब ओपीडी में मरीज आता है वहीं पे उसको हम देख के सामान्य उसमें वो कर सकते हैं। लेकिन जब ये गंभीर रूप ले लिया होता है इसने, जैसे कि ये प्रोलैप्स हेमरॉयड ग्रेड 4 टाइप के आ जाते हैं, 3 के आ जाते हैं, तब हमें इनमें सर्जरी की ज़रूरत पड़ सकती है, जो कि कई किस्म की है, या हम आजकल एडवांस टेक्नोलॉजीज भी आ चुकी हैं। आपसे ये भी जानेंगे, आपने कहा था जो वेस्टर्न सीड्स हैं वो कई बार इस तरह के मरीजों में कई बार वो नुकसान करती है, तो अगर वेस्टर्न सीट पे ही आपको बैठना जाए तो किस तरह का पोस्चर होना, और साथ में जो गुदा की हाइजीन है, अक्सर लोग ये नहीं समझ पा रहे हैं कि गुदा की हाइजीन भी बहुत महत्वपूर्ण है, कई बीमारियों से आपको बचा सकती है। आजकल देखा जाए तो जेट है या टिश्यू पेपर का इस्तेमाल करते हैं, तो गुदा की हाइजीन किस तरह से होनी चाहिए? डॉक्टर साहब, ऐसा है कि
आजकल वेस्टर्न स्टाइल आ गया है, बहुत आ गया है, कम्बोर्ड भी है, कई चीज़ों के लिए वो अच्छा भी होगा, कई लोगों के जॉइंट पेन्स है उसके लिए वो काफ़ी लाभदायक हैं। लेकिन जहाँ तक कब्जी के पॉइंट ऑफ व्यू से है, जैसे आपने पहले ही बोला कि मोबाइल है, पेपर है, तो वो जो एक डेफिकेशन का रिफ्लेक्स के लिए है, तो वो सिटिंग वाली जो है, क्योंकि उस पोस्चर में एब्डोमिनल प्रेशर और उसका जो एनल कैनाल का मल त्यागने के लिए जो एंगल बनता है वो उसमें ज़्यादा अच्छा है। तो वो अगर हो सके तो वो उसमें वो पोस्चर अच्छा लाभदायक लगता है। तो वो अगर नहीं हो तो हम वेस्टर्न स्टाइल के साथ उसी को मॉडिफाई करके हम स्टूल आगे रख सकते हैं, तो उसमें भी हमारा एब्डोमिनल प्रेशर जब मल त्यागना होता है तो वो पोजीशन अच्छी रहती है। ठीक है जी, तो आपने आज बखूब जानकारी जो बवासीर के बारे में हमारे दर्शकों से साझा की। समय का अभाव है, आज आप हमारे इस कार्यक्रम में और बहुत महत्वपूर्ण जानकारी हमारे दर्शकों से साझा कर उन्हें लाभान्वित किया। मैं तमाम दर्शकों की ओर से आपका धन्यवाद करता हूं। तो दर्शकों, आज हमारे बीच उपस्थित थे प्रोफेसर यूके चंदेल जी, जो कि विभागाध्यक्ष हैं सर्जरी विभाग में, और बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी से आपको अवगत कराया। उम्मीद करते हैं ये इससे आपको लाभान्वित हुए होंगे। अगली बार हम फिर मुलाकात करेंगे एक नई समस्या और एक नए विशेषज्ञ के साथ। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।